हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। पीएम मोदी गुआना से नई दिल्ली रवाना, गुआना के शीर्ष नेतृत्व ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राज़ील, गुआना की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुआना के शीर्ष नेतृत्व ने विमानतल पर भावपूर्ण विदाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से की थी। इसके बाद वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राज़ील पहुंचे, फिर वहां से गुआना की यात्रा पर पहुंचे। नाइजीरिया और गुआना में प्रधानमंत्री मोदी को मिला भरपूर सम्मान मिला। दोनों देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की। करीब 50 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार गुआना का दौरा किया। गुआना में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने गुआना में वहां की नेशनल असेंबली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने गुआना में वहां की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक संबोधन में उन्होंने अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत पर जोर दिया, साथ ही संघर्ष की जगह सहयोग को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी गुआना की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस अवसर पर भारत और गुआना के संबंधों का किया स्मरण। उन्होंने इस अवसर पर भारत और गुआना के मजबूत संबंधों का स्मरण किया। दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने गुआना के लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने शांति और सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। संकट में COP29 सभी देशों ने खारिज किया जलवायु वित्त मसौदा। बाकू में चल रहे COP29 जलवायु सम्मेलन में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जलवायु वित्त सहायता पर नए मसौदा प्रस्ताव को सभी देशों ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि यह योजना विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उसके प्रभावों से निपटने में मदद के लिए बनाई गई है, लेकिन फंडिंग को लेकर हुए मतभेद के कारण बातचीत रुक गई है। विकासशील देशों ने $1.3 ट्रिलियन की जलवायु वित्त सहायता की मांग की। विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें 2025 से हर साल कम से कम $1.3 ट्रिलियन की ज़रूरत है ताकि जलवायु चुनौतियों का सामना कर सकें। यह राशि 2009 में वादा किए गए $100 बिलियन से 13 गुना अधिक है। वहीं यूरोपीय संघ जैसे विकसित देश 200 और $300 बिलियन सालाना देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि चीन और खाड़ी देशों जैसे अमीर विकासशील देश भी योगदान दें। वहीं G77 समूह 130 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व और अफ्रीकी समूह जैसे विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उनका जोर है कि अधिकतर फंडिंग विकसित देशों की सार्वजनिक धन से होनी चाहिए, न कि निजी कंपनियों से जो मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं। अफ्रीकी समूह के अध्यक्ष अली मोहम्मद ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फंडिंग का निर्धारित करना है, लेकिन मसौदे में कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री सुजाना मोहम्मद ने कहा, समस्या पैसा नहीं बल्कि राजनीति की है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सैन्य विमानों के लिए हवा में ईंधन भरने के लिए समझौता। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये समझौता हुआ है। क्या समझौता है? हवा में ईंधन भरना है। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना AAF और भारतीय सशस्त्र बलों को हवा में ईंधन भरने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। यह जानकारी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय के एक बयान में दी गई। इसके अनुसार रक्षा उद्योग और क्षमता वितरण मंत्री पैट कॉनरॉय MP और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को द्विपक्षीय चर्चा के दौरान इस व्यवस्था की घोषणा की। फैसला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंधों को करेगा मजबूत। इस व्यवस्था के तहत RAAF को हवा में ईंधन भरने वाला विमान KC-30A मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट भारतीय सशस्त्र बलों के विमानों में ईंधन भरने में सक्षम होगा। बयान में कहा गया है कि वायुसेना के उप प्रमुख एयर वाइस मार्शल हार्वे रेनॉल्ड्स AM ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई भारत एयर स्टाफ वार्ता में व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। रेनॉल्ड्स ने व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में बोले राजनाथ सिंह, भारत बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने का पक्षधर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुरुवार को लाओस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खुला संवाद विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। रक्षा मंत्री ने वियतनाम में 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस फोरम को संबोधित करते हुए कहा, विश्व तेजी से ब्लॉकों और कैंपों में विभाजित हो रहा है, जिससे स्थापित विश्व व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता, बोरक टॉक, वैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के पक्ष में है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि खुला संवाद विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है तथा स्थायी साझेदारी की नींव रखता है। राजनाथ सिंह ने कहा, बातचीत की शक्ति हमेशा कारगर साबित हुई है, जिसके ठोस परिणाम सामने आए हैं। भारत का मानना है कि वैश्विक समस्याओं का वास्तविक दीर्घकालिक समाधान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के रचनात्मक रूप से जुड़े और सहयोग की भावना से काम करें। एमपी का विक्रम उद्योगपुरी बना देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विक्रम उद्योगपुरी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करते हुए देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क बनने का गौरव हासिल किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारतीय वाणिज्य और एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ औद्योगिक पार्क अभियान के तहत किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दिल्ली के भारत मंडपम में आज गुरुवार को आयोजित समारोह में कुल 15 औद्योगिक पार्कों का स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। विक्रम उद्योगपुरी ने शीर्ष स्थान हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। दरअसल फिक्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ औद्योगिक पार्क अभियान के नाम से इस पहल को शुरू किया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक विस्तृत और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई। फिक्की और PwC ने उद्योग, थिंक टैंक और मीडिया के विशेषज्ञों के साथ मिलकर मूल्यांकन का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें देश के प्रमुख औद्योगिक पार्कों को परखा गया। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय स्थिरता, कचरा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी गई। फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर की आधिकारिक घोषणा। 5 मेजबान शहरों में शामिल हुआ दिल्ली। मैग्नस कार्लसन के बहुप्रतीक्षित फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर की बुधवार को सिंगापुर में आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें दिल्ली को इसके प्रथम संस्करण के लिए 5 प्रमुख मेजबान शहरों में से एक के रूप में पुष्टि की गई। कार्लसन ने जर्मन उद्यमी जान हेनरिक ब्यूटनर के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव टूर लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 7 से 14 फरवरी 2025 को जर्मनी के वाइसन हाउस में होगी। यह टूर 5 देशों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जर्मनी, भारत, फ्रांस, पेरिस, USA, न्यूयॉर्क, दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन में टूर्नामेंट होंगे। दिल्ली लेग के लिए पुरस्कार राशि $5 लाख से 10 लाख होने की उम्मीद है। IFFI गोवा में प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स किया लॉन्च। ये वेव्स है जो प्रसार भारती का है। देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कदम रखा। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बुधवार देर शाम गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण संजीव संजय जाजू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। दूरदर्शन का OTT प्लेटफॉर्म पारंपरिक टेलीविजन और आधुनिक स्ट्रीमिंग के बीच के अंतर को खत्म करता है। उल्लेखनीय है कि OTT का लक्ष्य क्लासिक सामग्री और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मिश्रण पेश करके आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को पुनर्जीवित करना है। रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे सदाबहार धारावाहिकों की लाइब्रेरी के साथ यह मंच भारत के अतीत के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों की तलाश करने वाले दर्शकों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह समाचार, वृत्तचित्र, क्षेत्रीय सामग्री प्रदान करता है जो समावेशिता और विविधता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अपनी दशकों पुरानी विरासत और राष्ट्रीय विश्वास का लाभ उठाकर दूरदर्शन का OTT प्लेटफॉर्म पारंपरिक टेलीविजन और आधुनिक स्ट्रीमिंग के बीच की अंतर को खत्म करता है। तकनीक प्रेमी युवाओं और पुरानी पीढ़ियों का तक समान रूप से पहुंचता है।
COP29 डिक्लेरेशन 50 से अधिक देशों ने पर्यटन में जलवायु कार्यवाही पर बाकू घोषणा का समर्थन किया है। पहली बार पर्यटन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एक्शन एजेंडे में शामिल किया गया है, जिसमें 50 से अधिक सरकारों ने पर्यटन में उन्नत जलवायु कार्यवाही पर COP29 घोषणा का समर्थन किया। COP प्रेसिडेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरी लचीलेपन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अपनी पर्यटन घोषणा के साथ COP29 प्रेसिडेंसी अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाने में एक प्रमुख आर्थिक चालक पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करने पर केंद्रित है। यह पहली बार है कि COP प्रेसिडेंसी ने पर्यटन केंद्रित विषयगत दिवस का आयोजन किया है, जबकि मल्टी सेक्टोरल एक्शन पाथवेज MAP घोषणा पत्र में ऐसे शहर बनाने के लिए क्रॉस सेक्टर सहयोग का आह्वान किया गया जो लचीले और समावेशी हों। साथ में यह पहल एक स्थायी भविष्य की दिशा में वैश्विक कार्यवाही के लिए मंच तैयार करती है। वे जिन प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं वे COP30 के मार्ग को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण हैं और शहरी जलवायु रणनीतियों और समाधानों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू करने की ब्रिटेन की घोषणा का भारत ने किया स्वागत। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मुलाकात के बाद हम अगले वर्ष की शुरुआत में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता फिर से शुरू करने की ब्रिटेन की घोषणा का स्वागत करते हैं। व्यापार सौदे को तेजी से पूरा करने का रहेगा प्रयास। संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और प्रगतिशील तथा भविष्योन्मुखी मुक्त व्यापार समझौता FTA हासिल करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए शेष मुद्दों को हल करने के लिए ब्रिटेन की वार्ता टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। मुक्त व्यापार वार्ता की तारीखों को अगले वर्ष की शुरुआत में जल्द ही राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा। FTA वार्ता पहले हासिल की गई बातचीत संबंधी प्रगति को फिर से शुरू करेगी और व्यापार सौदे को तेजी से पूरा करने में व्याप्त अंतराल को पूरा करने का प्रयास करेगी। ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के साथ व्यापार के भारत संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, जो आपसी मजबूत सहयोग और रणनीतिक जुड़ाव की असीमित संभावनाओं का प्रतीक हैं। अप्रैल से सितंबर 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत से ब्रिटेन को किया गया निर्यात 12.38% की जोरदार वृद्धि के साथ $7.32 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि 2023 की इस अवधि के दौरान यह आंकड़ा $6.51 बिलियन था। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर बातचीत 2025 में फिर से होगी शुरू। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA पर वार्ता की शुरुआत नए साल 2025 में फिर से शुरू होगी। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के बीच हुई बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। 2025 की शुरुआत में FTA पर वार्ता की तारीखों की जल्द होगी घोषणा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2025 की शुरुआत में FTA पर वार्ता की तारीखों को जल्द ही राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में मिला प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया, जो दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं और CSR को मान्यता देने, पुरस्कृत करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। CIL को यह पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित उपाधि से किया गया सम्मानित। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि CIL के निदेशक कार्मिक व IR विनयन रंजन ने सोमवार को 18 नवंबर को लंदन के केसिंगटन पैलेस स्थित द ऑरेंजरी में आयोजित एक समारोह में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 प्राप्त किया। CIL को CSR श्रेणी ईंधन बिजली ऊर्जा में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड के साथ ही ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी गई। और इसी के साथ करंट अफेयर्स आपकी हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।